नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। मैं शंभू कुमार आपका अपने चैनल वैकेंसी एक्सप्लेनर में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं भी दोबारा आप सबके सामने एक नई वैकेंसी के डिस्कशन के लिए आया हूं। अभी रेलवे ने एक बहुत बड़ी और अच्छी वैकेंसी डिक्लेयर करी है, जिसकी संख्या लगभग 10,000 है और एग्जैक्टली हम देखें तो 9,970 है। इसकी वैकेंसी की बात करें हम तो इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, बट इसका जो शॉर्ट नोटिस है वो मीडिया में सर्कुलेट हो रहा है। तो उसी के आधार पर ये बताया जा रहा है कि 9,970 वैकेंसी रेलवे के द्वारा एएलपी के लिए आने वाला है, जिसका एएलपी मतलब असिस्टेंट लोको पायलट। उसके लिए सभी जोन में लगभग 16 जोन में वैकेंसी डिक्लेयर किए। कितने 16 जोन में ऑल ओवर इंडिया में देखें तो हम रेलवे के 18 जोन काम करते हैं। कितने हैं रेलवे के 18 जोन हैं, जिसमें से 16 जोन ने वैकेंसी अनाउंस किया है। सभी जोन ने अलग अलग वैकेंसी डिक्लेयर किया, जिसमें कि सेंट्रल रेलवे ने इधर देखिए आप, सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी जो है 376 है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे 700, ईस्ट कोस्ट सेंट्रल 1461, ऐसे ही सभी डिफरेंट रेलवे जोन ने वैकेंसी अलग अलग दिया है। तो इसमें जो भी सुटेबल हो आपके लिए जोन, आप वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जो आपके जोन में आता है आपको वहीं फॉर्म भरना है। आप किसी भी जोन में फॉर्म भर सकते हैं। बस कंडीशन ये रहता है कि आपको एग्ज़ाम देने वहीं जाना होगा। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो वहीं उसी जोन में होगा। आपका जो डीवी होगा, मेडिकल होगा, वो सब उसी रेलवे जोन में होता है। तो इसी के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्या है। ये भी ऑफिशियल डाटा नहीं है, सिर्फ ये शॉर्ट नोटिस है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आना बाकी है, पर इस शॉर्ट नोटिस में भी काफ़ी कुछ हमें पता चल जाता है कि क्या वैकेंसी है, कितनी और किस जोन में कितनी वैकेंसी है। देखिए आप इसको आराम से देख सकते हैं कि इसमें सेंट्रल रेलवे 376, ईस्ट सेंट्रल ECR 700, ECR ईस्ट कोस्ट रेलवे 1461, ये सबसे लगभग ज़्यादा वैकेंसी है इस रेलवे जोन में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे 508, नॉर्थ ईस्टर्न, ऐसे ही आप सबको रीड करेंगे तो पता चल जाएगा कि किस में कितनी वैकेंसी है। टोटल जो है 99 से 70 वैकेंसी है। अगर आप इसके ग्रेड पे की बात करते हैं तो जो इसका ग्रेड पे रहता है वो तो क्लर्कल का ही रहता है, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट नोटिस दिखाता हूँ कि इसका शॉर्ट नोटिस की बात करते हैं हम तो इसमें जो दिया गया है कि इसका जो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होना है वो 10th ऑफ अप्रैल से होना है, 10th अप्रैल टू 2025, और इसका जो क्लोजिंग होगा वो 9 मई 2025 को होगा। मतलब लगभग एक महीने का फॉर्म टाइम मिलेगा आप लोगों को फॉर्म भरने का। साथ ही साथ इसमें जो ग्रेड पे की बात करते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट पे स्केल होगा 7th पे का 2 लेवल 2, और जो इनिशियल पेमेंट होगा 19,900 का ग्रेड पे होगा। इसमें आपका देखिए वैकेंसी के हिसाब से आपको ग्रेड पे हो सकता है कि कम लगेगा, लेकिन 19,900 इनका सिर्फ ग्रेड पे होता है। ये क्लर्कल लेवल की वैकेंसी की सैलरी है, बट क्लर्कल लेवल की जो सैलरी होता है एलडीसी का, उसका लगभग 35-36 सैलरी जाता है। लेकिन इसमें जो रेलवे का एलपी का जो वैकेंसी है वो इन हैंड 1-1 लाख तक चला जाता है, 80,000 1 लाख तक, क्योंकि इसमें क्या है कि वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होता है, और साथ साथ इसका ओटीपी का रेट भी बहुत हाई होता है, जिस वजह से सैलरी एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। भले इसका रेट पे कम रहता है, लेकिन इसकी सैलरी अच्छे 80-90 हज़ार 1 लाख तक की चली जाती है मैक्सिमम में। तो इसलिए इस एग्ज़ाम को आप लोग भरिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, और ये एक अच्छा जॉब माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है आपका कि आपको किस टाइम तक जॉब करना है। अगर आप किसी रेलवे में मान लीजिए ट्रेन में है तो ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका टाइम अप हो गया तो आप वहीं से चले जाएंगे। आपको जो भी ओवर टाइम होगा वो एक अच्छे रेट पे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी है। तो इसका पे स्केल भले मिनिमम है, पर इसका इन हैंड सैलरी अच्छा बन जाता है। और इसका जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है जनरल के लिए। जब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इस पोस्ट के लिए, तो जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका क्या है, 10th प्लस आपका होना चाहिए।
10th प्लस ITI। आपका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका 10th प्लस ITI या आपके पास डिप्लोमा हो। क्या होना चाहिए आपके पास, 10th प्लस ITI या फिर डिप्लोमा, या फिर आपने क्या किया, पॉलिटेक्निक किया हो, या फिर आपने बीटेक किया हो, या फिर आपने BE किया हो। अगर आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, 10th प्लस आपका ITI हो, 10th प्लस ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बीटेक या BE, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके एज की बात करें तो जो इसका एज एलिजिबिलिटी है वो आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए है, UR के लिए आपका 30 इयर्स, OBC के लिए 33 इयर्स, SC ST के लिए आपका 35 इयर्स। ये जितने भी एज है सब मैक्सिमम है। आपको पता है कि जो मिनिमम एज है वो कितना है, सभी कैटेगरी के लिए 18 इयर्स है। ठीक है, तो ये फिक्स रहता है, 18 इयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो 30 इयर्स जनरल के लिए, OBC के लिए 33 इयर्स और SC ST के लिए 35 इयर्स है। अब जब हम इसकी क्वालिफिकेशन और एज की बात हो गई तो हम इसके बाद देख लेते हैं कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो कैसे होगा। तो जो इसका आपका एग्जाम पैटर्न होगा वो ऐसे होगा, CBT 1, CBT 2, CBAT, फिर आपका होगा PV, फिर होगा आपका मेडिकल, फिर आपका होगा मेडिकल। तो जो CBT 1 होगा आपका, ये जो CBT 1 जो होगा आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग होगा। ये उन सभी लोगों का होगा जितने लोग फॉर्म भरेंगे, जितने लोग फॉर्म फिलअप करेंगे। ये आपका कितने मार्क्स का होगा, आपका ये होगा 75 मार्क्स का। इसमें 75 क्वेश्चन होंगे, 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चंस, और जो इसके लिए टाइम होगा आपका वो होगा 60 मिनट्स। कितना होगा, 60 मिनट। इसमें से जो लोग क्वालिफाई करेंगे यहाँ से 15 टाइम्स ये आएंगे आपके CBT देने के लिए। क्या होगा, वो देने के लिए आएंगे क्या, CBT। तो CBT जो होगा वो आपका उन्हीं लोगों का होगा जो CBT 1 क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो CBT में भी जो आपका एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में होगा, A और B। चलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जो आपका A पार्ट होगा और एक होगा B पार्ट। जो B पार्ट होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग होगा, और जो A पार्ट होगा इसका 90 ये कितने क्वेश्चन, 90 मिनट्स का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, 100 क्वेश्चन और 1/3 नेगेटिव होगा। आपका जो B पार्ट होगा वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग होगा, 1/3 इसका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, 75 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ CBT 2 में क्या होगा। CBT 2 जो होगा आपका, CBT 2 ये 2 पार्ट में होगा, A और B। जो B वाला पार्ट है आपका सिर्फ ये क्वालिफाइंग होगा। ठीक है, इसमें आपका 75 मार्क्स का होगा, आपको इसमें से 1/3 मार्क्स लाना है, 1/3 क्वालिफाइंग मार्क्स है। आपका जो ये वाला होगा पार्ट A होगा, ये आपका मेन एग्जाम यही एक तरह से कहा जा सकता है कि जो आपका 70 इसमें जो क्वेश्चन होगा आपका ये 90 मिनट का एग्जाम होगा। जो क्वेश्चन होंगे आपके वो 100 होंगे। जो नेगेटिव मार्क्स होगा इसमें, नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 का होगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, तो एक चीज आप समझ गए, जो CBT होगा वो इन्हीं लोगों का होगा जो CBT 2 क्वालिफाई करेंगे। फिर उन्हीं में से जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका CBAT होगा, DB होगा, मेडिकल होगा। जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा आपका वो इसी बेस पे बनेगा कि आपका CBT
2 में कितने मार्क्स हैं, CBT 2 के पार्ट 1 में, ये पार्ट कह लीजिए आप। और इसके साथ साथ आपका जो CBAT का मार्क्स होगा, इसी के बेस पे मेरिट बनेगा। तो CBT 2 का जो बी पार्ट है वो क्वालिफाइंग है, वो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड होगा कि आपने उसमें क्या किया है। आपको जो भी काम अगर आपने इलेक्ट्रीशियन का भरा है या फिटर का भरा है, जैसा भी है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए कि आपको अपना काम आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो इसके बाद आपका CBT होगा और उसके बाद आपका DV। और DV तो वही होता है, हर एग्जाम, अगर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो उसमें DV होता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही है या नहीं, उसी को वेरीफाई किया जाता है। आपका मेडिकल, इसमें जो मेडिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A1 है और इसमें आपका फुली मेडिकली फिट होना पड़ेगा आपको, तभी आप इसमें जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो आइज है वो 6/6 होना चाहिए। तो अगर आपको किसी भी तरह का मेडिकल में कोई इशू है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि इसका मेडिकल टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें भले फिजिकल नहीं होता है, लेकिन आपको फिजिकली फिट रहना होगा। आप मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो, तभी आप इसमें आपका ज्वाइनिंग हो पाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो एग्जाम का जो लेवल है अच्छा है, और एग्जाम की वैकेंसी भी जो है 10,000 की अप्रोक्स है, तो इसको आप अच्छा वैकेंसी कह सकते हैं। और सिर्फ 10th के लेवल का वैकेंसी है तो क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। हाँ, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि जब भी आपने रेलवे का फॉर्म देखा होगा, जब भी रेलवे का वैकेंसी आता है तो सभी लोग फॉर्म भरते हैं, तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको इसमें ज़्यादा मिल जाएगा। और वैकेंसी भी काफ़ी टाइम बाद आया, लगभग ये ALP की जो वैकेंसी आई है, मुझे जितना ध्यान है 5 या 6 साल बाद कि ALP की वैकेंसी आई है। तो जो एलिजिबल लोग होंगे इस बीच में, उनकी भी संख्या बढ़ गई होगी, तो इसलिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहने वाला है। लेकिन अगर आप अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं और तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। तो होप सो कि आपको इस सबसे क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए मिलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आपको इस साल निकालना है तो कंटिन्यू आपको पढ़ाई करते ही रहना होगा। मैं फिर जब भी कोई नया वैकेंसी आएगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।